हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप यादव अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश भाषा का ज्ञान में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी जो पहली वीडियो है उसको इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया और काफ़ी बच्चों ने उसको देखा भी है। तो मुझे लग रहा है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो कहीं ना कहीं सही रास्ते पर चल रहा है। मेरा मोटिव मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मुझे जितनी भी ग्रामर की नॉलेज है, मैं चाह रहा हूँ मैं वो अपनी नॉलेज हर बच्चे के माइंड में ट्रांसफ़र कर दूँ। और जो भी बच्चे इंग्लिश ग्रामर को लेकर अब तक डर महसूस कर रहे हैं, उस डर के नाम को मैं उनके दिमाग से बिल्कुल ख़त्म करना चाहता हूँ। इंग्लिश ग्रामर के नाम से जो भी पेपर में जो बच्चे फेस कर रहे हैं समस्या, चाहे वो स्कूल लेवल पर है, चाहे वो कंपटीशन लेवल पर है, हर समस्या का समाधान मैं लेकर आऊँगा उनके लिए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो जैसा मेरी पार्ट 1 में वीडियो में था, जो मैंने मेन प्रिपोजिशन आपको बताई, इन और इनटू, ऑन और ऑन टू का डिफरेंस बताया, सेम मीनिंग होते हुए इतना उनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे उनको पहचानते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है एट और अपॉन प्रिपोजिशन। इन दोनों प्रिपोजिशन के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एट और अपॉन की हिंदी क्या होती है इसके बारे में समझिए। ये दोनों प्रीपोजिशन एक ही अर्थ के लिए, एक ही मीनिंग के लिए यूज होती हैं, यानी कि दोनों का मीनिंग सेम है। तो जायज़ सी बात है कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन मैं आज ये सारा कन्फ्यूजन 100% आपका सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले अगर हमारे दिमाग में कहीं पर भी एट की बात आएगी तो आप ये ध्यान रखना, एट प्रीपोजिशन जो है वो टाइम और प्लेस से जुड़ी हुई प्रीपोजिशन है, यानी कि कहीं पर भी स्थान और समय की बात होगी तो वहां आपने एट प्रीपोजिशन को लगाना है। लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं, हमेशा समय में एट प्रीपोजिशन नहीं आएगी, हमेशा स्थान पर एट प्रीपोजिशन नहीं आती है। इसमें थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ी जगह, और वो बदलाव ही मैं आपको एक ट्रिक के रूप में सिखाऊंगा। और डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ को ध्यान से पकड़ेंगे तो पूरी ज़िंदगी में कहीं भी इस चीज़ को लेकर मार नहीं खाएंगे। देखिए, फर्स्ट रूल, क्लॉक टाइम। ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ये घड़ी है, ये घड़ी दिखाई दे रही है, ये क्लॉक टाइम है। अब इसमें जो टाइम है 1 से लेकर जो 12 तक बजेंगे, उसमें हम कैसे कैसे टाइम लिखते हैं क्लॉक टाइम को। 3 o'clock, 5 AM, 10 PM, इस तरह से ये समय को हम लिखते हैं। अब ये जो समय है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 तरह से काम करता है। 3 तरह से कैसे करता है आप देखिए, और 3 में से किस तरीके पे एट यूज करना है, ये बहुत ही ध्यान से देखने की चीज है। जब आपका ये समय पर के रूप में लगा हुआ है, ध्यान देना इस चीज पर के रूप में लगा हुआ है, एक तो ये हो गया। दूसरा, तक के लिए लगा हुआ है। उसके बाद से तक लगा हुआ है। इनके साथ साथ प्रीपोजिशन चेंज होती चली जाएंगी। पर के रूप में लगा हुआ है, तक के रूप में लगा हुआ है, और से तक के रूप में लगा हुआ है। पर के रूप में लगा हुआ है तो क्या करना है, एट। तक के रूप में लगा हुआ है तो बाई। से तक में लगा हुआ है, फ्रॉम टू। इसके बाद एक रूल और भी है, केवल से के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केवल से के लिए अगर समय लगा हुआ है
ये कैसे काम करेगा वो बताऊंगा मैं भी आपको। तो क्या लगेगा, सिंस। देखिए पहले यूज हम देखते हैं एट का। वह केम हेयर एट 3 o'clock। वह यहाँ 3 बजे आया। ये क्लियर हो गया। वह यहाँ कितने बजे आया, 3 बजे आया। तो यहाँ पर जो एट लगा हुआ है वो समय के लिए लगा हुआ है, टाइम के लिए। टाइम के लिए ये पर के रूप में आता है, तो हमें क्या लगाना है, एट। दूसरा देखिए, बाई। बाई कब लगता है, जब यही समय, यही क्लॉक टाइम जब किस रूप में आएगा, डेडलाइन के रूप में आएगा। जैसे ये आ गया, दे विल रीच देयर बाई 10 AM। दे विल रीच देयर बाई 10 AM। वे वहां 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को। ये डिफरेंस देखते जाइए। ये भी क्लॉक टाइम है, ये भी क्लॉक टाइम है, लेकिन प्रीपोजिशन कैसे चेंज हुई, देखो एट से बाई पे आ गई, क्योंकि यहां पर क्या लिमिट आ गई, डेडलाइन आ गई कि वो 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब चलिए से और तक, आई विल वर्क देयर फ्रॉम 2 AM टू 5 PM। मैं वहां 2 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करूंगा। ये 2 बजे रात के 2 बजे हैं। 2 बजे से, दोनों मैंने लिख के दिया है आपको, AM और PM, 2 AM टू 5 PM। देखो ये भी समय है, ये भी समय है, लेकिन यहाँ पर क्या आया। और ज़्यादातर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जहाँ पर भी आपको टाइम दिखाई दे एट लगा दो, और बच्चे भी इसी के साथ ही चल रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन सब के लिए मैंने आज क्लियर कर दिया है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, फाइंडिंग एरर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। और इसको करने के बाद आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म। इसके बाद देखिए लास्ट है इसका, सिंस के रूप में कैसे काम करेगा। मैं वहाँ 3 बजे से हूँ, ये वाला वाक्य है। मैं वहाँ 10 बजे से हूँ। आई हैव बीन देयर सिंस 12 o'clock। आई हैव बीन देयर सिंस 12 o'clock। मैं वहां कब से हूं, 12 बजे से हूं। 12 बजे से मैं वहां पर हूं। अब ये प्रीपोजिशन फिर चेंज होगी। ये है इस क्लॉक टाइम का पूरा ट्रिक, कैसे काम करता है। इस पे मैंने अभी आपको पूरा एक ही इसलिए समझाया क्योंकि इसको आपने समझ लिया तो बहुत सारे एरर आपके खत्म हो जाएंगे। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकेंड रूल हम करेंगे। मील्स, मील्स का नाम तो सुना होगा आपने, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। जल्दी से बताइए इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, कौन सी प्रीपोजिशन आती है इनके साथ और कब नहीं आती, ये ध्यान रखना है। जब ये एज एन ऑब्जेक्ट दे रखे हों, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में जब ये चीजें आएंगी ना, मील्स ऑफ द डे, तब इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ये सब बच्चों को ध्यान देना है। अगर ये एज एन ऑब्जेक्ट आए, जैसे मैं सुबह 7 बजे नाश्ता करता हूं,
मैं सुबह 7 बजे नाश्ता करता हूँ, यहाँ पर नाश्ता एज एन ऑब्जेक्ट है। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM। आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM। मैं 7 बजे नाश्ता करता हूँ। अब देखिए कब लगेगा प्रीपोजिशन, यहाँ तो नहीं लगा, यहाँ पर तो समय के साथ लगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये समय मैंने अभी बताया ऊपर वाले रूल में समय के रूप में ही आया हुआ है, टाइम के रूप में आया हुआ है। इसके टाइम में फर्क है। ये टाइम ड्यूरेशन का आ रहा है, ये टाइम केवल से आ रहा है, ये टाइम पर आ रहा है, उसमें ध्यान रखना बस। अब यहाँ जो टाइम है ये पर के रूप में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, एट आया। लेकिन यहाँ ब्रेकफास्ट जो है ये एज एन ऑब्जेक्ट आया हुआ है, और जब ये एज एन ऑब्जेक्ट आएगा तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ये आपने याद रखना है बिल्कुल। अब देखिए प्रीपोजिशन आएगी कब, जब यही मीन्स ओकेजन टाइम के रूप में लगा हुआ होगा। ओकेजन टाइम के रूप में जब कैसे लगेगा, कोई भी काम आपने लंच पर, ब्रेकफास्ट पर या डिनर पर किया या करते हैं, उस समय वो ओकेजन हो जाता है। जैसे ये क्या है, वी डोंट टॉक एट ब्रेकफास्ट। वी डोंट टॉक एट ब्रेकफास्ट, हम नाश्ते पर बात नहीं करते हैं। समझना इस चीज़ को, यहाँ एट प्रीपोजिशन क्यों आया। यहाँ जो ब्रेकफास्ट है वो ओकेजन के रूप में है, ओकेजन के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है। वी डोंट टॉक एट ब्रेकफास्ट, वी डोंट टॉक एट लंच, वी डोंट टॉक एट डिनर, ऐसे वर्क करता है ये मीन्स ऑफ द डे। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, बार बार कंफ्यूजन ना हो इस चीज़ को लेके। बहुत सारे बच्चों को कई बार इसका हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद थर्ड रूल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस के बारे में बहुत सी चीज़ें आपने सुन रखी होगी कि पब्लिक प्लेस के लिए ऐड प्रीपोजिशन लगाएंगे। ऐड प्रीपोजिशन लगती है और चेंज भी होती है, यही ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए पब्लिक प्लेस कौन कौन से हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट, पार्क, पब्लिक प्लेस है ये। इसके साथ साथ बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, जेल। ये देखिए इतने सारे वर्ड हैं जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर। अब इनमें ऐड प्रीपोजिशन लगाई जाती है। इसके साथ एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, ऐट, इन और ऑन, तीनों काम करती हैं, केवल ऐट से काम नहीं चलता। ऐट भी काम करेगी, इन भी काम करेगी और ऑन प्रीपोजिशन भी काम करेगी। अब ये तीनों मिलकर कैसे काम करेगी, अगर आपने कहा मैं स्टेशन पर हूं तो आप कैसे लिखेंगे, आई एम एट द रेलवे स्टेशन। मैं स्टेशन पर हूं, आपने केवल इतना बोला, मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, तो यहां पर ऐड काम कर रहा है। अब देखिए ऑन कैसे काम करेगा। इसके साथ अगर एग्जैक्ट पॉइंट को जोड़ दें इन सभी के साथ,
केवल प्लेस की जगह ही नहीं, प्लेस की जगह के साथ साथ आपने एग्जैक्ट पॉइंट को भी जोड़ना है। जैसे बताया अभी मैं रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर हूँ, दो चीज़ें आ गई, एक प्लेटफॉर्म और एक रेलवे स्टेशन। अब ये क्या है, ये एग्जैक्ट पॉइंट है। मैं स्कूल में हूँ, कोई आपसे पूछे भी आप कहाँ हैं, आपने बताया मैं स्कूल में हूँ, मैं बैंक में हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये क्या है, ये प्रेजेंस को शो कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें अंदर है या बाहर है, केवल आपने अपनी जगह, अपनी लोकेशन बताई कि मैं इस लोकेशन पर हूँ। आपने ये बताया मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, अब आपने कहा मैं रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर हूँ। ये एग्जैक्ट पॉइंट का रूल मैंने ऊपर लिख दिया है, नीचे कंप्लीट आता नहीं क्योंकि बहुत बड़ा रूल है और इसको बहुत ध्यान से समझना सभी बच्चों को। मैंने आपको बताया जब पब्लिक प्लेस में एग्जैक्ट पॉइंट को साथ में ऐड कर दिया जाता है तो किस तरह से प्रीपोजिशन वर्क करती है, यानी कि इसमें एट, इन और ऑन तीनों प्रीपोजिशन किस तरह से वर्क करेगी उसको हमने समझना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, एट, 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 इन, ऑन और एट। इस डायग्राम को ध्यान से देखना, ये जो तीनों जगह आपको ऐड दिखाई दे रहा है इनके साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ ये है पब्लिक प्लेस। क्लियर? यानी कि पब्लिक प्लेस के साथ तो आपको ऐट लगाना है। इसके बाद इन कब लगेगा, ऑन कब लगेगा और ऐट का कॉम्बिनेशन कब आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाले पे, ऐट और इन का कॉम्बिनेशन। ऐट और इन का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। अगर आपसे किसी ने पूछा आप कहाँ हैं, आपने बताया आई एम एट स्कूल, आपने बताया आई एम एट स्कूल। फिर आपसे पूछा स्कूल में पहुंचने के बाद भी स्कूल में आप कहाँ हैं, तो आपने बताया मैं स्कूल में क्लासरूम में हूं। तो कैसे बोलेंगे, आई एम एट द स्कूल इन द क्लासरूम। ये एट और ये इन कॉम्बिनेशन आ गया। ये पब्लिक प्लेस, ये एग्जैक्ट पॉइंट, फर्स्ट कॉम्बिनेशन एट और इन, ये ऐसे वर्क करेगा। सेकंड कॉम्बिनेशन एट और ऑन, एट और ऑन कैसे वर्क करेगा। अब इसी के साथ जोड़िए, आपने बताया मैं रेलवे स्टेशन पर हूं, आई एम एट द रेलवे स्टेशन। फिर पूछा आपसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कहां पर है, आपने बताया मैं रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर हूं, ऑन द प्लेटफॉर्म। यहां ऑन लगा, यहां इन लगा क्योंकि ये इनसाइड है, प्लेटफॉर्म लगा क्योंकि ये सरफेस, इनसाइड एरिया नहीं है, सरफेस एरिया है। थर्ड रूल, थर्ड कॉम्बिनेशन इसका क्या बनेगा, तीसरा कॉम्बिनेशन। फोर्थ रूल का तीसरा कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, एट और एट। इसको बड़े ध्यान से समझना है। ये तीनों कॉम्बिनेशन अगर आपको समझ में आ गए तो जिंदगी भर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। एट और एट का कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, आपसे किसी ने पूछा आप कहाँ है, आपने बताया मैं बस स्टैंड पर हूँ, आई एम एट द बस स्टैंड। बस स्टैंड पर कहाँ पर है, मैं चाय की दुकान पर खड़ा हूँ, तो बताया आपने आई एम एट द बस स्टैंड एट द टी स्टॉल। चाय की दुकान पर हूँ तो ये पब्लिक प्लेस और टी स्टॉल क्या है, ये इसका एग्जैक्ट पॉइंट।
ये आ गया आपका एट और एट का कॉम्बिनेशन। ये तीनों कॉम्बिनेशन समझ में आ गए हैं। जब पब्लिक प्लेस के साथ एग्जैक्ट पॉइंट को ऐड कर देते हैं तो पब्लिक प्लेस की प्रीपोजिशन तो सेम है, लेकिन जो एग्जैक्ट पॉइंट की जो लोकेशन के हिसाब से है वो सारी प्रीपोजिशन चेंज होती चली जाती हैं। और स्पेशली मैं आपको ये बता देता हूँ, ये ऑन कहाँ लगता है। जैसे आपने बताया मैं सड़क पर चाय की दुकान पर खड़ा हूँ, तो सड़क के लिए आपने क्या लगाना है, ऑन। आई एम स्टैंडिंग ऑन रोड एट टी स्टॉल। टी स्टॉल क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट, और रोड मैंने आपको बताया ओपन एरिया है, तो वहाँ के लिए आपने ऑन लगाया। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसको बड़ा ध्यान से आप सब बच्चे नोट भी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही इसमें मान लीजिए बहुत ज़्यादा एरर आते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना रहे इन चीज़ों को लेके, ये बिल्कुल मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद हमारा फिफ्थ रूल है प्लेस एंड एड्रेस। प्लेस एंड एड्रेस में आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसमें प्लेस में स्मॉल प्लेस और बिग प्लेस, दो चीज़ें हैं। बिग प्लेस में क्या क्या है, सिटी, स्टेट एंड कंट्री। सिटी, स्टेट एंड कंट्री, कोई भी शहर आ गया, कोई भी जिला आ गया, कोई भी देश आ गया, तो वहाँ प्रीपोजिशन अलग है। इन स्मॉल प्लेस में आपका स्मॉल टाउन, जिसको छोटा कस्बा भी बोलते हैं, और विलेज, गांव, इनमें एट प्रीपोजिशन आती है। लेकिन इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, यहां भी अगर शहर के साथ बिल्कुल आपका एड्रेस भी दिया हुआ है तब ये कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी कि आपके कोई मकान का पता दे दिया, घर का एड्रेस दे दिया कि आप कहाँ रहते हैं, आप इस मकान नंबर में, इस एरिया में, इस शहर में रहते हैं, तो वो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ये सिटी के लिए, ये एड्रेस के लिए, ये कॉम्बिनेशन है। अब विलेज में देखिए, अगर आपने केवल ये बताया कि मैं गांव में रहता हूं तब इन प्रीपोजिशन है। अगर आपने गांव में कोई स्पेशल पॉइंट बताया, कंप्लीट अपना एड्रेस दिया गांव का, भाई गांव में किस जगह आपका एरिया है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां आप रहते हैं, तब आप एट प्रीपोजिशन लगाएंगे। ये ध्यान रखना है आपने। ये प्लेस और एड्रेस का एक साथ अगर किसी चीज में आ गया तो एड्रेस के लिए आपने एट प्रीपोजिशन लगानी है। आई लिव इन अ विलेज, मैं एक गांव में रहता हूं। लिव जहां आ गया वो चाहे विलेज है चाहे स्मॉल टाउन है, इन प्रीपोजिशन ही आएगी। गांव में आपने अपने मकान का पूरा एड्रेस दिया कि आप किस गली में रहते हैं, ये आपका मकान नंबर है, तब आपने ऐट लगाना है। यानी कि जहाँ भी एड्रेस आ जाएगा उसमें आपने ऐट का यूज़ करना है। एड्रेस में ऐट, उसके बाद अगर आप किसी शहर में हैं तो इन आ जाएगा। यानी कि उसके बाद आपकी जो सिटी है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका स्टेट है, जो आपकी कंट्री है, वो उसमें आ जाएगी। तो ये ऐट और इन का कॉम्बिनेशन ऐसे रहेगा। इसमें इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है, किसके साथ ऐट लगेगा, किसके साथ इन लगेगा, ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखना। अगर केवल एड्रेस दे रखा है, वो चाहे आपका लिविंग एड्रेस है चाहे वो आपका वर्किंग एड्रेस है, तो केवल एक ही प्रीपोजिशन आएगी और वो है एट। उसके बाद नेक्स्ट रूल है एज। आयु या उम्र की कोई बात होगी तो उसमें हमें एट प्रीपोजिशन लगाना है। ये छोटा ही रूल है, इसका कोई ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है। ये कैसे समझना है, एट
द एज ऑफ 21 एट द एज ऑफ 58। सेंटेंस कैसे बनेगा? वह 58 साल की उम्र में रिटायर हुआ। कैसे लिखेंगे? ही रिटायर्ड एट 58। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है पूरा। ही रिटायर्ड एट 58। ही गॉट मैरिड एट 24। ये अंडरस्टूड है कि ये एज है। उसकी शादी 24 साल की उम्र में हुई। वह 58 साल पर रिटायर हुआ। एट द एज ऑफ 30 आई विल गिव हिम ऑल द मनी। एग्जाम्पल बताया, तो ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं और ऐसे भी। ये क्लियर हो गया रूल। नेक्स्ट रूल है इवेंट। इवेंट कोई भी दे रखा हो, जैसे वेडिंग, पार्टी, फंक्शन, मीटिंग, ये सारे इवेंट हैं। आपने बताया मैं शादी में हूं, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम इन द वेडिंग। आपने बोलना है आई एम एट द वेडिंग। मैं मीटिंग में हूं, आई एम इन द मीटिंग नहीं, आई एम एट द मीटिंग। आई एम एट द मीटिंग। अब ये एट प्रीपोजिशन इन्हीं इवेंट के साथ कैसे बदलेगी, ये मैं आपको बताऊंगा। एट कब इन में बदल जाती है? अगर मीटिंग में कोई ऐसी बात हो गई, कोई एक्टिविटी हो गई उसमें जो कि आपको बताना पड़ा, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो मीटिंग जो इवेंट है आपका वो स्पेसिफिक हो गया। जैसे आपकी मीटिंग चल रही थी, उसमें अचानक से ही कोई बोलने लगा, तो कैसे बोलेंगे आप? ही स्पोक इन द मीटिंग। ही स्पोक इन द मीटिंग। वह मीटिंग में बोला। ये एक्टिविटी हो गई, तो यहां पर प्रीपोजिशन चेंज हो गई, एट की जगह इन। ये तो आपने अपनी लोकेशन बतानी है कि आप कहाँ हैं। भी शादी में है, बर्थडे पार्टी में है, या किसी वैसे फंक्शन में है। आपसे कोई पूछे आप कहाँ हैं, तो आप एट लगा के बोलेंगे। अगर आप कहीं किसी भी इवेंट में हैं, तो आपने इन लगा के नहीं बोलना, वो ग्रामेटिकल एरर है। अगर उसके अंदर भी अगर कोई एग्जैक्ट प्लेस दे रखा है, जैसे शादी में पूछा भी शादी में आप कहाँ हैं, आपने बताया मैं शादी में फास्ट फूड की स्टॉल पर हूँ, तो मैंने आपको जो इससे पहले रूल बताया था एग्जैक्ट पॉइंट का, एट का, वो वर्क करेगा उसमें एट फास्ट फूड स्टॉल ऐसे यूज करना आपने। वेडिंग में तो एट आना ही है, एग्जैक्ट पॉइंट पे भी एट लग जाएगा, तो ये रूल ऐसे काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है लुक, सी और वॉच। ये काफ़ी सुना भी होगा आपने इनके बारे में। इन तीनों का मतलब देखना होता है। किसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? इन दोनों को तो काट दीजिए। सी और वॉच के तो साथ कोई प्रीपोजिशन आएगी ही नहीं। लुक के साथ देखिए, लुक के साथ आएगी एट प्रीपोजिशन। इसमें क्या, इसमें तो आपने खुद ही देखना है, इसमें भी आपने खुद देखना है। इसमें कोई और आपको पॉइंट करेगा, कोई और आपसे कहेगा इस ओर देखो, इस तस्वीर की तरफ देखो, टीचर ने कहा इस किताब पर देखो, इस ब्लैक बोर्ड पर देखो, तो वो पॉइंटिंग नेचर में चला गया। जैसे ये आ गया लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ये आपने ध्यान रखना है।
लुक के साथ एट प्रीपोजिशन आएगी। इसके बाद नेक्स्ट टूल है स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम कौन सा है? जैसे नाइट, मिडनाइट, dawn, dusk, sunrise, sunset, night, midnight, dawn, dusk, sunrise, sunset, noon, ये सारे क्या हैं? स्पेसिफिक टाइम है। इन सब में आपने एट का यूज करना है। नाइट जो है वर्ड, नाइट सिचुएशन में अगर स्पेसिफिक नाइट है, स्पेसिफिक नाइट अगर दिया हुआ है तो इन प्रीपोजिशन आएगी एट की बजाय। जनरल नाइट के बारे में हम बात करें, रेगुलर नाइट के बारे में बात करें तो एट, लेकिन स्पेसिफिक नाइट में क्या है? मैं रात को जागा, जैसे मैं कल रात को जागा, ये सेंटेंस आ गया। वो हम किस रात की बात कर रहे हैं? वो हम स्पेसिफिक रात की बात कर रहे हैं, स्पेशल रात की बात कर रहे हैं, जिस रात में आप जागे। तो आप कैसे लिखेंगे? आई वोक अप इन द नाइट, या ऐसा कोई मतलब मोमेंट हुआ हो तो आपने कैसे लिखना है? इन द नाइट सो एंड सो हैपेंड, मतलब जो भी मतलब एक्टिविटी हुई, कुछ ऐसा हुआ जिससे कि वो रात स्पेसिफिक हो गई, स्पेशल हो गई, तब एट प्रीपोजिशन चेंज होके किस में आ जाएगी? इन में आ जाएगी। ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई है ना, इन सब में आपने एट लगाना है। नॉन भी बता रखा है आपको, बिल्कुल दोपहर का 12 बजे का समय होता है। डस्क ये शाम और रात के बीच का समय होता है। उसके बाद नेक्स्ट टूल फिक्स्ड फ्रेज। कुछ फिक्स्ड फ्रेज हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, नॉट एट ऑल, सुने होंगे। एट वंस, एट द बिगिनिंग, इनमें तो ऑलरेडी एट लगा हुआ है ही। ये जो एट द बिगिनिंग है, इसमें एट बदलता है, इसमें एट बदलकर इन में आ जाता है। वो देखिए कब हो जाता है ऐसा? जब किसी वाक्य के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं दे रखा हो, जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर देयर इज ए डायग्राम, एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर देयर इज ए डायग्राम। यहाँ दो वाक्य तो हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत में एक डायग्राम है, लेकिन उनमें कोई कंपैरिजन नहीं दे रखा, तो उस कंडीशन में तो लगेगा एट। इन कब लगता है? इन द बिगिनिंग सेंटेंस में तब लगता है जब दो वाक्य दे रखे हो और पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में कंपैरिजन आ जाए। जैसे शुरुआत में ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, धीरे धीरे जब शुरू किया तो मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। ये वाला वाक्य देखिए, शुरुआत में उसके लिए मुश्किल था, जब उसने मेहनत की, कोशिश की और वो अच्छे नंबरों से पास हो गया। तो ये दो सिचुएशन का कंपैरिजन है, यानी कि इसमें दो वर्क आएंगे और दोनों वर्क किस में आएंगे? कंपैरिजन में आएंगे। सिचुएशन चेंज हो जाएगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। उस कंडीशन में हमें इन द बिगिनिंग करना है, एट द बिगिनिंग नहीं। ये इसके एट प्रीपोजिशन के रूल थे सारे, सारे आपने लिख लिए होंगे अच्छे से। इसके बाद हम अब
अपॉन प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। अपॉन और ऑन, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। फ़र्क क्या है इन दोनों में वो मैं आपको बता देता हूँ। अपॉन का यूज हम करते हैं फॉर्मल में, यानी कि जहाँ फॉर्मल की बात होगी, कोई भी हमें नोटिस लिखना है, कोई भी हमें लेटर लिखना है, यानी कि ऑफिशियल वर्क जहाँ रिटर्न फॉर्मेट होगा, उसमें अपॉन का यूज फॉर्मल माना जाता है। ऑन का यूज क्या है? ये इनफॉर्मल है, ये स्पीकिंग में चल जाता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, इन दो चीज़ों का मेन डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। मीनिंग दोनों का सेम है, पर मीनिंग में कोई बदलाव नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आपने अपने दिमाग में ये रखनी है कि जहाँ भी फॉर्मल की बात होगी वहाँ पे हमें अपॉन लगा के बोलना है और अपॉन ही लिखना है। जहाँ इनफॉर्मल की बात होगी, कैजुअलनेस की बात होगी, वहाँ आप ऑन लगा सकते हैं। मीनिंग दोनों का सेम है। इसका फर्स्ट यूज देखिए अपॉन का। फर्स्ट यूज है इसका, मैं पहले एक आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इस अपॉन को समझने के लिए इसकी एक ट्रिक है अपॉन को समझने की। जब दो चीज़ें आती हैं और एक चीज़ यानी कि एक काम के बाद बिल्कुल दूसरा काम वो रिलेटेड में है, रिलेशन में है, यानी कि एकदम से तुरंत बाद दूसरा काम उससे प्रभावित हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें अपॉन लगाना पड़ता है। जैसे अच्छा समाचार मिलने के बाद वह खुश हो गया, थोड़े से पैसे मिलने पर वह खुश हो गया। यहाँ भी देखिए पर आ रहा है, वहाँ मैंने पहला सेंटेंस बोला उसमें भी पर आ रहा था। तो यहाँ ऑन नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा अपॉन। ये इसकी पहचान मैंने आपको बताई है। जैसे ये आ गया, ही बिकेम हैप्पी अपॉन रिसीविंग द मनी। पैसे मिलने पर वह खुश हो गया। तो ये जो अपॉन लगा हुआ है ना, एग्जाम में यहाँ क्या लिख के दे देते हैं, ही बिकेम हैप्पी ऑन रिसीविंग द मनी। ये मैं दो चीज की बात कर रहा था, ये इस पे ध्यान रखना। उसके मीटिंग में आने पर सभी अपनी जगह से खड़े हो गए, ये वाक्य हो गया। उसके वहां जाने पर अचानक से शोर बंद हो गया, ये भी एक वाक्य हो गया। तो इन सब में क्या लगना है? अपॉन लगना है। ऑन नहीं लगेगा, ऑन हिज अराइवल नहीं होगा, अपॉन हिज अराइवल एवरीबडी स्टूड फ्रॉम देयर सीट। ये ध्यान में समझ में आ गया ना सर आपको कि जब दो चीज एक साथ आएगी तो दोनों चीज में रिलेशन होगा, दो चीजों में रिलेशन होगा। और रिलेशन क्या होगा? एक चीज दूसरे चीज में बदलाव करेगी। अब ये देखिए, उसका खुश होने का कारण क्या था? पैसे मिलना। पैसे मिला तभी तो खुश हुआ वो। इसको हटा दीजिए तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ये इसमें आपने ध्यान देखना, स्पेशली एग्जाम में बहुत बार, कॉम्पिटिटिव में भी, स्कूल में भी, बोर्ड लेवल पर भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सेकंड यूज, रिपीटिशन। रिपीटिशन इन क्वांटिटी। रिपीटिशन, बार बार किसी चीज को जब हम बात करते हैं, जैसे हिंदी में हम जनरली बोल देते हैं हजारों हजारों बार तुम्हें समझाया, बोलते हैं ना ऐसे। कई कई मील चलने के बाद उसका एड्रेस मिला, ये वाले वाक्य हो गए। तो इसमें हम कैसे बोलते हैं बताइए? हजारों हजारों बार। तो कैसे बोलेंगे? थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स। लेयर
अपॉन लेयर, परत पर परत, यानी कि कई परतें, कई परतें को हम ऐसे लिखेंगे लेयर अपॉन लेयर। कई कई मील, माइल अपॉन माइल, ऐसे। ये बताया मैंने आपको, इसको सेकंड यूज अपॉन का। रिपीटिशन हो रहा है, वर्ड रिपीटिशन है, क्वांटिटी में भी है, तो ये इसका यूज है, सेकंड यूज। इसमें आपने विशेष ध्यान रखना, फॉर्मल में अपॉन का यूज करना जब दो सेंटेंस आ रहे हो और दोनों सेंटेंस एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि एक काम होने के बाद दूसरे के एकदम से नेचर में बदलाव हो जाएगा, वहां हमें ऑन नहीं लगाना, वहां हमें अपॉन लगाना है। रिपीटिशन क्वांटिटी के अंदर भी ध्यान रखना है, वहां हमें ऑन नहीं लगाना। लेयर ऑन लेयर नहीं होता, थाउजेंड ऑन थाउजेंड नहीं होता। आई मेड यू अंडरस्टैंड थाउजेंड ऑन थाउजेंड, दैट इज ग्रामेटिकल रॉन्ग। आई मेड यू अंडरस्टैंड, मैंने तुम्हें समझाया, थाउजेंड अपॉन थाउजेंड्स, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स, आई मेड यू अंडरस्टैंड, ऐसे ही बोलते हैं। तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, काफ़ी कोशिश की थी कि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो को अपलोड करने में भी काफ़ी समय चाहिए। लेकिन मैं जब पढ़ाने लगता हूँ तो मैं समय भूल जाता हूँ। मेरी कोशिश ही रहती है कि मैं जो कुछ बच्चों को बता रहा हूँ बस ऊपर ऊपर से ना बताकर उसको बिल्कुल डीपली बताऊँ, ताकि बच्चे के डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।